बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। थोड़ा मुख्तसर मैं आपको बता दूँ कि आज मेरे साथ क्या वो वाक़या पेश आया, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करना। टाइम उसी चीज़ में ज़ाया करना है जिस चीज़ से तंग आकर ये सारी कार्रवाइयाँ मेरे ख़िलाफ़ हुकूमत वक्त कर रही है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि थोड़े दिन पहले पुलिस ने यहाँ पे छापे वापे मारे थे और बार बार मेरे घर आ रही थी। बाहर सारा इलाका घेरा हुआ था, तो तब मैंने उनको हथियार वगैरह अपने दिखाए, अपने गार्ड्स भी दिखाए और जाके थंब वेरिफिकेशन करवाई उन सारों की और बायोमेट्रिक करवाया, तमाम लाइसेंस चेक करवाए। और उसके बाद मुझे पुलिस ने रिक्वेस्ट की, मुझे अपना काम भी था, मैं यहाँ से चला गया इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के बाद मुझे बच्चों के साथ कहीं जाना था, तो हम लोग कुछ शुमाली इलाका जात में 2-4 दिन के लिए गए। अभी जब मैं वापस पहुँचा लाहौर में, तो जैसे ही पहुँचा ये फिर एक्टिव हो गए और इन्होंने रातों रात कार्रवाई करके मुझे बताए बगैर ना कोई मुझे नोटिस भेजा, ना मुझे मौका दिया सफाई पेश करने का, और ना मेरे से कोई सवाल जवाब किया गया। इस बुनियाद के ऊपर मेरे तमाम लाइसेंसेस मनसूख कर दिए कि आपके पास हथियार हैं और आप हथियारों की नुमाइश करते हैं। हालांकि आज तक किसी एक शख्स के पास कोई ऐसी तस्वीर मौजूद हो जहां मैं हथियारों की नुमाइश कर रहा हूं। किसी जगह पे कोई ये बता दे कि मैंने इन हथियारों के साथ किसी जगह पे नुमाइश की हो। हथियार हम रखते ज़रूर हैं सिक्योरिटी के लिए, और वो जितने हथियार मैंने लिए हैं वो सारे MI और ISI की रिपोर्ट्स के बाद लिए हैं। सन 2012 से लेकर अब तक मुझे कई मरतबा थ्रेट लेटर्स मिल चुके हैं मुख्तलिफ़ तंजीमों की तरफ से या कलदम तंजीमों की तरफ से। मुझे थ्रेट है, ये मुझे पाकिस्तान के हसास इदारों ने बताया है और बाकायदा लेटर लिख लिख कर बताया है। और उस सारे थ्रेट को लेकर मुझे ये कहा गया कि आप अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करें। बाज़ मरतबा तो ऐसा भी हुआ कि मुझे सरकारी सिक्योरिटी देने के लिए कहा गया कि आप सरकारी सिक्योरिटी ले लें। मैंने कभी भी सरकारी सिक्योरिटी इसलिए नहीं ली कि मेरा ये मानना है कि जो आदमी अफोर्ड कर सकता है वो सरकार के ऊपर बोझ डालने की बजाय, हालांकि मैं करोड़ों रुपए का टैक्स देता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, तो बजाय इसके कि मैं सरकार के ऊपर बोझ डालूँ या पब्लिक मनी में से अपनी सिक्योरिटी लूँ या पुलिस वालों को पीछे लगाऊँ। वैसे भी मुझे उन पर ट्रस्ट नहीं है पुलिस पे, वो तो उल्टा मेरे खिलाफ काम करेंगे। तो मैंने अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया और हुकूमत पाकिस्तान से 3 या 4 मरतबा मैंने लाइसेंस लिए और असला रखने के लिए। इसमें ज़्यादा लाइसेंस जो हैं वो मेरे शिकार वाले हथियार हैं जो शौक़ के लिए आप कोई आदमी रखता है। मुझे कलेक्शन का भी शौक़ है और बेशुमार लोगों को ये होता है। वैसे भी हथियार रखना सुन्नत है और इसमें कोई मायूब बात नहीं है। तो मेरे पास कुछ हथियार मौजूद थे जिनमें से ज़्यादा जो है वो शिकार खेलने वाले थे, 1-2 जो हैं वो सजावट वाले, और बाकी जो हैं कुछ सिक्योरिटी के लिए मेरे 4-5 हथियार थे मेरे पास, मेरे घर की और मेरी अपनी ज़ाती सिक्योरिटी के लिए, जिनमें से 3 हथियार हम साथ लेकर जाते थे। तो इसमें, और वो हम रखते थे गाड़ी के अंदर छुपा कर, कभी भी हम बाहर पब्लिकली नहीं शो करते थे। लेकिन एक झूठा केस बनाया गया और कोई इनको मुद्दई नहीं मिला, कोई इनको शिकायत किसी शहरी ने नहीं की, किसी रिहायशी ने आसपास कोई शिकायत नहीं की, कोई हवाई फायरिंग का वाक़या तक नहीं हुआ, किसी जगह पे हमने किसी को असॉल्ट नहीं किया, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बावजूद पूरे पाकिस्तान में मैं वो वाहिद आदमी हूँ जिसके लाइसेंस कैंसिल करने के लिए कार्रवाई शुरू की हुकूमत पाकिस्तान ने। हमजा शहबाज और उसके मालिक, इन दोनों ने यह कार्रवाई मेरे खिलाफ करवाई है और रात के अंधेरे में ऑफिसर्स को जगाकर उनसे ये कार्रवाई करवाई गई और मेरे लाइसेंस जो हैं वो मनसूख करवा दिए गए। मुझे इस बात का पता चल गया था कि मेरे लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं, क्योंकि जिन लोगों ने यह किया उन्होंने कहा जी हम मजबूर हैं, हमजा और उसका मालिक बहुत तंग कर रहे हैं, लिहाजा हम मुमकिन नहीं है कि रजिस्ट कर सकें, वो बहुत ताकतवर लोग हैं। तो खान साहब हमारा कसूर कोई नहीं है, हमारी तरफ से बादरत हमें ये करना पड़ेगा। और फिर उन्होंने मेरे हथियार जो हैं उनके लाइसेंस मनसूख कर दिए। जैसे ही मनसूखी की खबर मुझे मिली, मैंने अपने लॉयर से बात की और मुझे उन्होंने मशवरा दिया कि जनाब आप इधर उधर हो जाएं और आप अपने हथियार भी इधर उधर ले जाएं, आप इनको ना दें, हम हाई कोर्ट में जाके स्टे ले लेंगे। मैंने उन्हें कहा ना मैं भागूंगा और इस वक्त भागने की ज़रूरत भी नहीं है कोई, और दूसरा मुझे कोई जो है झूठ भी नहीं बोलना इनसे कि हथियार मेरे पास नहीं है। पुलिस मेरे घर बार बार चक्कर लगा रही थी। दोपहर को 3 बजे मुझे पता चला कि पुलिस आएगी रेड करने के लिए, और फिर पुलिस मेरे घर पहुंच गई। मैंने पहले ही आगाह कर दिया था सोशल मीडिया पे। पुलिस ने आने के बाद मेरे से मेरे हथियार मांगे, मेरे लाइसेंस मांगे। मैंने उनको लाइसेंस दे दिए और उसके बाद मैंने उनको अपने जो हथियार मेरे पास मौजूद थे वो मैंने उनको दे दिए। पुलिस वो हथियार लेकर चली गई और उन्होंने अपने पास जमा कर लिए। मुझे इस हुकूमत ने निहत्ता कर दिया है। मेरा जहाँ पे घर है यहाँ आसपास जंगल हैं, खेत हैं, और मेरी सिक्योरिटी के लिए जो मेरे पास हथियार मौजूद थे वो अब मेरे पास नहीं है। और ये इनको शायद करना था।
और इन्होंने ये कर लिया, शायद इससे कुछ ये अचीव कर लेंगे। लेकिन मैं आपको 2-3 चीज़ें क्लियर करूँ। एक तो मुझे बिल्कुल किसी ने सुना नहीं, मेरा मौक़िफ़ किसी ने लिया नहीं, मुझे कोई नोटिस भेजा नहीं गया, कोई इल्लीगल चीज़ आइडेंटिफाई नहीं की गई। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक इंतकामी कार्रवाई है और एक जाबराना हथकंडा है एक सहाफ़ी को बोलने से रोकने का। तो ऐसे तो नहीं रुकूंगा, ऐसे नहीं, बल्कि किसी और तरीके से भी नहीं। मुझे कायल कीजिए कि जो मैं कर रहा हूं वो गलत कर रहा हूं। बैठ जाए मेरे साथ, आपके लोग 5-5, 4-4 घंटे बैठे हैं, फिर बैठे हैं, 10 घंटे बैठे मेरे साथ, बात करें, मुझे कायल करें, मुझे कायल कर लें, मैं रुक जाऊंगा। लेकिन मैं क्योंकि इस बात पे कायल हूं कि पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है और ये रजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने और लोगों ने अपना रोल प्ले किया है और उसके नतीजे में एक बाप और बेटे को, एक ऐसे बाप और बेटे को जिसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, उनको लाकर वजीर आजम और वजीर आला पंजाब बनाया गया है। तो ये चीज़ मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं खामोश हो जाऊं। ये लड़ाई जो है इसमें उतारा मुझे बेशक पाकिस्तान के हसास इदारों ने, मुझे कहते रहे कि ये 2 नंबर है, चोर है, मुल्क को लूट लेंगे, बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे, मुल्क को बेच देंगे। और मुझे बाकायदा डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के साथ कायल किया गया, बाकायदा चीज़ें दिखा दिखा कर कायल किया गया। मुझे FIA वाले मिले, नैब वाले मिले, इवन मैंने वो वीडियोस तक देखी जहां पे इनकी इन्वेस्टिगेशंस हो रही थी। ये मैं आपको आज बता रहा हूं कि मैं वो सहाफ़ी हूं जिसको कायल करने के लिए उसको वो वीडियोस तक दिखाई गई जहां पे ये इन्वेस्टिगेशंस हो रही थी, ताकि मैं इस बात पे कायल हो जाऊं कि ये वाकई में चोर और डाकू हैं। और जब मैं कायल हो गया और इस लड़ाई में उतर गया तो जो असल लड़ने वाले थे वो लड़ाई छोड़ के भाग गया। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो अपनी लड़ाई लड़ूंगा क्योंकि मैं इस पे कायल हूं। आप मुझे कायल करें कि ये चोर नहीं है, डाकू नहीं है, इन्होंने मुल्क को नहीं लूटा, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, करप्शन नहीं की, मुझे कायल करें तो मैं ये लड़ाई छोड़ दूंगा। तो ये मामला सिर्फ इतना सा है और इसकी वजह से अब हथियार लेकर चले गए हैं, निहत्ता कर दिया है मुझे। पहले मेरे से मेरा चैनल छीन लिया, जो मेरा हथियार था जिससे मैं लड़ता था, न्यूज़ चैनल, वो भी मेरे से छीन लिया। जहां मैं सवाल उठाता था वहां निहत्ता किया। अब जो ये फिजिकल हथियार होते हैं ये भी लेकर चले गए। तो ना मैं तब रुका था, तो ना मैं अब रुकूंगा, और ना रोकने का ये तरीका मुझे ठीक लगता है और ना मैं इसको तस्लीम करता हूं। मेरे ख्याल में कोई गुंजाइश नहीं है, मेरे अंदर तो कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे हथकंडों के बाद बैकफुट पे जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। मेरी इत्तला के मुताबिक गुजरांवाला में एक मुकदमा मुझे बताया गया है कि मेरे ऊपर दर्ज किया जा रहा है और उस मुकदमे में मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। कोई बात नहीं, आए गिरफ्तार करें। और दूसरा मुझे ये पता चला है कि आज रात को या कल रात को, क्योंकि जो सोर्स जिसने मुझे पहले ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है उसी सोर्स से मुझे बताया है कि आज रात को या कल रात को आपके घर के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे घर में हूँ, इसीलिए कि देखते हैं क्या कार्रवाई करते हैं। अब आ जाए जी खबरों की तरफ। जिन खबरों से रोकना चाहते हैं वो सिलसिला बंद नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर बात होती रहनी चाहिए। जब तक कि मुझे पकड़ नहीं लेते तब तक तो मैं बात करता रहूँगा। नंबर 1 ये है कि अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से मैंने जो बात की थी, या MQM को वापस सारे धड़ों को इकट्ठा करके तगड़ा करने के हवाले से मैंने जो बात की थी, गालिबन उसके ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज बड़े सख्त अल्फाज बोले हैं असेंबली में। उन्होंने कहा सिंध में कई जमातें और सियासतदान जो हैं वो कठपुतली हैं और जब आमराना दौर में उनको खड़ा किया जाता है। अब ये MQM की बात कर रहे हैं, बाकी जमातों की बात कर रहे हैं। अगर इदारे न्यूट्रल रहे तो इनकी जमानत जब्त हो जाएगी और इनके साथ वही हुआ है, क्योंकि MQM इसके ऊपर शिकवा कर रही थी और बाकी जमातें शिकवा कर रही थी और फजलुर रहमान साहब की जमात भी शिकवा कर रही थी कि जनाब आप लोगों ने सिंध के अंदर धांधली की है पीपल्स पार्टी ने, और सब आपको नजर भी आ रहा है क्या क्या मारदार हुई है। एक जगह से तो उठा के इलेक्शन कमीशन का अमला ही ले गए, ना ढोला होसी ना रोला होसी। उसके ऊपर मैंने ये बात की थी, लोग बहुत हंस रहे थे। तो एग्जैक्टली यही हुआ वहां पे। तो अब बिलावल के बोलने के बाद आपको समझ आ रही है कि MQM को दोबारा तगड़ा करने के हवाले से या मुख्तलिफ धड़ों को इकट्ठा करने के हवाले से, और मैंने आपको बताया था कि अगर फिर भी काम ना बना और PTI को कम ना किया जा सका तो कराची में अल्ताफ़ हुसैन को दोबारा रीएक्टिव किया जा सकता है, और इसके ऊपर काम हो रहा है। कुछ लोग नहीं मान रहे, कुछ लोग मान रहे हैं, लेकिन इमरान खान को हटाने के लिए अल्ताफ़ हुसैन का कड़वा घूंट भी आने वाले दिनों में शायद पिया जा सकता है। ये मेरी असेसमेंट भी है और कुछ हवालों से मुझे ये हिंट भी मिला है कि ये हो सकता है आने वाले दिनों में। MQM ने इसके ऊपर एक रिबटल दिया, फिर उनको जवाब देना था, रिटेलिएट कर गए वो, और उन्होंने कहा जी कि मसाइल हल ना हो
तो ऐसी वजारत के ऊपर हम थू करते हैं। यह बात की है सलाहुद्दीन ने, वॉकआउट करके चले गए उसके बाद वो। तो अब आप अंदाज़ा कर लें कि यहां पे मामला एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के बीच में ख़राब है। लेकिन जिस एल्फी ने या जिस गिलू ने या जिस जोड़ने वाले एलिमेंट ने इन सारों को जोड़ कर रखा हुआ है ना, जब तक वो मुतहर्रिक रहेगा तब तक ये पॉलिटिकल पार्टीज कहीं जाने वाली नहीं है। जितना मर्जी रोला डाले बाप पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जितना मर्जी रोले काफरी के लोग, जितना मर्जी एमक्यूएम सर पीट ले, भूतानी साहब जो मर्जी कर दें, ये तब तक इकट्ठे रहेंगे जब तक कि वो एल्फी इनके साथ जुड़ी हुई है। जिस दिन वो एल्फी निकल गई ये सारे ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे, ये सब जानते हैं। तो क्योंकि इनके साथ एक एल्फी लगी हुई है, बहुत ताकतवर किस्म का एक जोड़ है जिसकी वजह से ये सारे जुड़े हुए हैं। वो मफादात का भी है, ताकत का भी है, पैसे का भी है और खौफ का भी है। तो आप समझते हैं कि किस वजह से ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं और इनको कहां से गारंटी है कि मिलकर चलते रहो। तो ये चीज़ें एमक्यूएम के हवाले से और पीपल्स पार्टी के हवाले से मैंने आपको बताई। कुछ और खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट। आईएमएफ ने एक बम शहबाज शरीफ के ऊपर भी गिरा दिया है। यानी आईएमएफ की शराइत के नाम के ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान की अवाम के ऊपर बहुत सारे बम गिराए हैं। महंगाई का बम, पेट्रोल का बम, गैस का बम, बिजली का बम। और जिस किस्म की महंगाई इन्होंने की 30% तक के करीब, तो बड़ा खौफनाक बम है। इन्होंने गिराया, बार बार गिराया और उसकी तकलीफ पब्लिक को है। लेकिन आईएमएफ ने पहला बम इनके ऊपर गिराया जिससे इस इंपोर्टेड हुकूमत को तकलीफ होगी। वो क्या है? नवाज दौर हुकूमत में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पर शहबाज दौर में करप्शन के खदशे पर आईएमएफ ने हुकूमत की जानिब से नैब तरामीम के बाद एंटी करप्शन कवानीन में नजरसानी का मुतालबा कर दिया। चंद दिन पहले तरामीम करके नैब के इख्तियारात को कम कर दिया गया है, इसलिए आईएमएफ ने कवानीन पर नजरसानी करने का कहा है। इस हवाले से असद उमर ने अपने ट्वीट में कहा कि आईएमएफ को भी शक है कि वो जो कर्ज देंगे वो चोर हुक्मरानों के असासों में इजाफा करेगा। इसलिए नैब कानून में तब्दीली के बाद उन्होंने मुतालबा कर दिया है कि करप्शन को पकड़ने के निज़ाम को पाकिस्तान ताकतवर करे। अब ये जो हुक्मरान पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, ये तो करप्शन के खिलाफ किसी कानून को चलने ही नहीं देना चाहते। लेकिन आईएमएफ ये कहता है कि करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और मज़े की बात यह है कि आईएमएफ पाकिस्तान में उस हुकूमत के साथ डील कर रहा है जिस हुकूमत का वज़ीर आज़म मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात के अंदर है और बाकायदा ज़मानत के ऊपर है, और सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला भी मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात के अंदर है और ज़मानत के ऊपर है, और आईएमएफ उनके साथ डील कर रहा है। बहरहाल ये एक चीज़ जो है थोड़ा ये इनके सर पे पड़ेगा, जहां इनको करप्शन के कवानीन को सख्त करना पड़ेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफे के हवाले से अदाद शुमार हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं अब, क्योंकि बजट की मंजूरी के हवाले से बड़ी अहम खबरें हैं। बजट की मंजूरी हो गई है जिसके मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपये फ़ी लीटर लेवी आयद की जाएगी। ये जो अब कीमत है इसके ऊपर 50 रुपये है। 234 के अंदर आप 50 जमा कर दें, फिर जो मज़ीद इन्होंने बढ़ाने हैं उसको आप अलग कर दें। तो जो उमर अयूब साहब कह रहे थे कि ये 300 रुपये लीटर तक पेट्रोल जाएगा, तो वो आपको जाता हुआ दिखाई देगा। और अभी इस वक्त तकरीबन 350 रुपये का लीटर आपका डीजल है। 50 रुपये आप उसके ऊपर भी लेवी लगाएं तो 325 रुपये हो जाता है। तो डीजल आपका 325 से 350 के दरमियान हो जाएगा। आपको पता है कि इसका इंपैक्ट क्या आएगा? गरीब का सारा निज़ाम डीजल के ऊपर चलता है, किसान का सारा निज़ाम डीजल के ऊपर चलता है। पाकिस्तान के अंदर तमाम चीज़ों की जो तरसील है वो डीजल से चलने वाली गाड़ियों के ज़रिए होती है। तो डीजल महंगा होने से इंपैक्ट आएगा पूरा का पूरा महंगाई का, और 35 से 40% तक पाकिस्तान की महंगाई चली जाएगी। तनख्वाहदार तबके के ऊपर जिस किस्म के रिलीफ पहले मौजूद थे बजट में, इमरान खान साहब के दौर में नए टैक्स में उनको ख़त्म कर दिया गया है, और अब कोई रिलीफ जो तनख्वाहदार तबका है उसके लिए मुहैया नहीं है। गरीब आदमी के ऊपर भी एक बड़ा बोझ पड़ गया है। सबसे बड़ी खबर जो है, जो मैं अब आपको आखिर में सुनाने वाला हूँ, वो वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज को हटाने की अपील की समाअत के हवाले से है। वहाँ पे फैसला महफूज कर दिया गया।
लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब के ओहदे से हटाने के लिए दरखास्तों पर समाअत मुकम्मल करने के बाद फैसला महफूज कर लिया। अदालत के मुताबिक फैसला जुमेरात की दोपहर 12:30 बजे सुनाया जाएगा। यानी अब जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आज के दिन में यह फैसला आप सुनेंगे। जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 5 रुकनी फुल बेंच ने समाअत की और इसके अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि मखसूस नशस्तों का नोटिफिकेशन जारी होता है या नहीं। ये मामला अदालत के सामने नहीं है। देखिए, वो तो अदालत ने ऑर्डर दे दिया ना इलेक्शन कमीशन को कि आप 5 मखसूस नशस्तों के ऊपर पीटीआई के उम्मीदवारों को नोटिफाई कर दें। लेकिन मैंने आपको बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्योंकि ऑर्डर कहीं और से लेता है और इमरान खान साहब ने कहा था ये एस्टेब्लिशमेंट का तोहफा है जो हमें मिला हुआ है, तो वो ऑर्डर ऊपर से लेता है। अब वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अदालती हुक्म पर अमल दरामद करने की बजाय इंतजार करता रहा कि नून लीग उसके खिलाफ जाकर अपील दायर कर दे, और उन्होंने मौका दिया 2 दिन का कि नून लीग गई और जाकर उन्होंने अदालत में अपील दायर कर दी। हालांकि अगर यह फैसला आया होता कि ये मखसूस अराकीन नून लीग को दे दिए जाएं तो 1 घंटे से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दे देता, मेरी दानिश में या मेरी समझ के मुताबिक। लेकिन यहां पे क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ है और हमजा शहबाज की मुर्गी ज़िबा होने से बचानी है और मुर्गी को ज़िबा नहीं होने देना पंजाब में, और ये ड्यूटी बहुत ऊपर से लगी है क्योंकि अगर पंजाब की मुर्गी ज़िबा हो गई तो रजीम चेंज ऑपरेशन के तमाम फ़वाइद ख़त्म हो जाएंगे और उसके असरात जो हैं वो ज़ायल हो जाएंगे और फिर पाकिस्तान एक ऐसी सिमत में चला जाएगा जहां पे पब्लिक फैसला कर रही होगी। लिहाजा लोगों को फैसला करने ना दिया जाए और लोगों के ऊपर मजीद मुसल्लत किया जाए इस हुकूमत को पंजाब में, जो इस तरह के हथकंडे कर रही है, जो आज मेरे साथ भी किया है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पूरा मौका दिया। अब यहां पे अदालत ने नया इलेक्शन करवाना है, पिछले इलेक्शन को कलअदम करार देना है, या किस तरीके से इलेक्शन करवाना है, ये सारी चीज़ें अदालत के आज होने वाले फैसले के अंदर आ जाएंगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला होगा। 12:30 बजे तक इसका इंतज़ार कीजिए, फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।